नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिर्फ स्टेनोग्राफी टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल पर। 120 शब्द प्रति मिनट की गति से यह डिक्टेशन स्टार्ट होगा। 100 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन दिया जा चुका है। उसका लिंक आपको हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम के साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाता है। करते हैं 120 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन। ठीक 2 सेकेंड बाद। यस, रेडी, स्टार्ट। राजनीतिक दृष्टि से देश के सबसे महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश और उसके साथ ही उत्तराखंड के नतीजों ने इस पर नए सिरे से मुहर लगा दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। उत्तर प्रदेश में भाजपा को जो अभूतपूर्व और चकित कर देने वाली कामयाबी मिली, उसकी कल्पना संभवतः खुद भाजपा ने भी नहीं की होगी। गोवा और मणिपुर में अपेक्षित कामयाबी न मिलने के बावजूद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भाजपा की जीत मोदी पर जनता के बढ़ते भरोसे का प्रमाण तो है ही। एक कुशल चुनावी रणनीतिकार के रूप में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने इन दोनों राज्यों में जो बिसात बिछाई, उसे लगता है कि विपक्षी दल समझ ही नहीं सके। नवंबर में नोटबंदी के ऐतिहासिक फैसले के असर को लेकर भाजपा नेतृत्व के मन में कुछ न कुछ शंकाएं अवश्य रही होगी, लेकिन वे लगातार दूर होती चली गई। कई राज्यों के निकाय चुनावों में भाजपा को जीत मिली, लेकिन विपक्ष नोटबंदी के फैसले को गलत ही बताता रहा। इन चुनावों को नोटबंदी पर जनमत संग्रह के रूप में देखा जाता रहा था। मोदी और अमित शाह इसके प्रति पूरी तरह आश्वस्त थे कि जनता ने इस फैसले को कुछ कठिनाइयों के बावजूद मन से स्वीकार किया है। पता नहीं विपक्ष जनता के मन को क्यों नहीं समझ सका। भाजपा ने उत्तर प्रदेश में 300 से अधिक, उत्तराखंड में 55 से ज्यादा सीटें हासिल कर यह जता दिया कि विपक्ष ने नोटबंदी को मुद्दा बनाकर गलत किया। यह दिख रहा कि नोटबंदी के फैसले के जरिए भाजपा ने उस गरीब तबके तक भी अपनी पहुंच बनाई जो उसका प्रतिबद्ध समर्थक नहीं था। नोटबंदी ने गरीबों को यह एहसास कराया कि यह सरकार 2 नवंबर का कारोबार करने वालों पर अंकुश लगाने और निर्धन वंचित आबादी का हित करने के लिए प्रतिबद्ध है। जाहिर है कि अब भाजपा के संदर्भ में इस धारणा के लिए कोई स्थान नहीं कि उसका मुख्य जनाधार शहरी इलाकों में है। मोदी नोटबंदी के बाद और उसके पहले भी लोगों को लगातार यह चेतावनी देते रहे कि जो लोग काले धन का कारोबार कर रहे वे बाज आए। हालांकि ऐसी चेतावनी पहले भी दी जाती थी, लेकिन आमतौर पर उन्हें कोरी बयानबाजी ही माना जाता था। पहली बार जब चेतावनी के अनुरूप फैसले लिए गए तो जनता को यह एहसास हुआ कि जैसा कहा जा रहा वैसा किया भी जा रहा। चूंकि आम जनता नोटबंदी के फैसले से सहमत भी, इसलिए विपक्षी दलों ने जब इस मसले पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की तो उन्हें जनता का साथ नहीं मिला। यह मानने के अच्छे भले कारण है कि भाजपा की प्रचंड जीत में दलित पिछड़े तबके के वोटों का भी योगदान रहा। यह भी संभव है कि मुस्लिम बहुल सीटों में भाजपा की जीत में थोड़ा बहुत योगदान मुस्लिम महिलाओं का भी रहा हो, जो 3 तलाक के मसले पर उद्वेलित है। अगर ऐसा हुआ तो यह बड़ी बात है। चुनाव प्रचार के दौरान यह बार बार कहा जा रहा था कि भाजपा जिस तरह मुख्यमंत्री के चेहरे के बिना चुनावी मैदान में उतरी है, उसका उसे नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भाजपा ने 2014 के बाद से ज्यादातर अवसरों पर मोदी के चेहरे को आगे करके ही चुनाव लड़ा और इसका उसे फायदा भी मिला है। इस बार भी ऐसा ही हुआ है।
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के नतीजे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के लिए एक बड़ी नसीहत लेकर आए हैं और वह यही है कि वह अपने राजनीतिक तौर तरीके बदलें। एक के बाद एक चुनाव में असफलता के चलते राहुल कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भरोसा लगभग खो चुके हैं। नेपाल के पास अपार जल संसाधन है। संयुक्त राष्ट्र ने भी इस बंदरगाह विहीन हिमालय देश के बारे में कहा कि एशिया में नेपाल ऐसा राष्ट्र है जहां प्रति व्यक्ति जल संसाधन सबसे ज्यादा है। अरब देशों के पास जिस तरह तेल की भरमार है, कुछ उसी तरह नेपाल के पास भी अकूत जल संपदा है। आंकड़ों के अनुसार उसके पास प्रति व्यक्ति 7,372 घन मीटर रिन्यूएबल यानी अक्षय जल संसाधन होने का अनुमान है। यही नहीं, इस मामले में वह एशिया के दो विशाल आबादी वाले देशों भारत और चीन से भी बेहतर स्थिति में है। दुर्भाग्य की बात है कि नेपाल के लिए यह जल संसाधन वरदान के बजाय अभिशाप साबित हो रहा है, क्योंकि वह इसका दोहन करने में विफल रहा है। इसी कारण उसे न सिर्फ बिजली की जबरदस्त किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि सिंचाई और पीने के पानी की कमी से भी दो चार होने को मजबूर है। राजधानी काठमांडू सहित नेपाल के कई शहरों की आज यही हकीकत बन गई है। इस बीच एक और चिंतनीय बात यह देखने को मिल रही है कि नेपाल अपने दशकों पुराने साथी यानी भारत से दूर होकर बीजिंग के करीब जाता दिख रहा है। चीन भी नेपाल में अपनी पैठ बढ़ाने को लेकर ललचा रहा है। उसने हाल में नेपाल में एक बंदरगाह बनाने को लेकर उसके साथ समझौता किया है। इससे भारत के निकटतम पड़ोसी देश में चीन के बढ़ते प्रभाव का संकेत मिलता है। जाहिर है, यदि भारत इसमें दखल देने की कोशिश करता तो उसे नेपालियों की राष्ट्रवादी प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ता। दरअसल माओवादी, वामपंथी और राष्ट्रवादियों ने मिलकर नेपाल में भारत की नकारात्मक छवि बना दी है कि यह उसकी क्षेत्रीय संप्रभुता के अतिक्रमण के साथ ही उसकी पनबिजली परियोजनाओं को अटकाना चाहता है। हालांकि चीन के सामने वामपंथी विचारधारा से प्रभावित नेपाल में ऐसी कोई दिक्कत पेश नहीं आ रही है। इससे पता चलता है कि क्यों 750 मेगावाट क्षमता वाला सेती बंदरगाह समझौता नेपाल में पहली चीनी पनबिजली परियोजना नहीं है। चीन अपनी कंपनियों के निर्माण परियोजनाओं और बड़े बड़े वित्तीय कर्जों द्वारा नेपाल में धीरे धीरे अपना दखल बढ़ा रहा है और अपने एहसान तले दबा रहा है। इससे नेपाल पर चीन के वर्चस्व का खतरा मंडराने लगा है। यही नहीं, बीजिंग नेपाल पर पहले से ही इसके लिए दबाव बना रहा है कि वह अपने वहां से होकर भारत जाने वाले तिब्बतियों पर कड़ी कार्रवाई करे। नेपाल के पास 83,000 मेगावाट पनबिजली पैदा करने में सक्षम जल संसाधन है। यदि वह इसका आंशिक रूप से भी दोहन कर लेता है तो वह बिजली का बड़ा निर्यातक बन सकता है। हिमालय में प्रकृति प्रदत्त इस बहुमूल्य उपहार का दोहन कर नेपाल अपनी अर्थव्यवस्था को गति देने लायक जरूरी रकम जुटाकर भूटान की बराबरी कर सकता है। अपेक्षाकृत एक छोटे से देश भूटान ने समृद्ध जल संसाधनों को ही नीले सोने में तब्दील कर दिया है। तथ्य यही है कि नेपाल अपने सभी स्रोतों से
कुल 30 लाख आबादी के लिए सिर्फ 800 मेगावाट बिजली का उत्पादन ही कर पाता है। भारत में बहने वाली कई नदियों का उद्गम नेपाल में है, बावजूद इसके वह भारत से बिजली आयात करता है। भारत ने नेपाल और भूटान के साथ जल संबंधी कई समझौते किए हैं, जिन्हें वह कूटनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करता है। इन समझौतों के तहत भूटान में पर्यावरण अनुकूल पनबिजली परियोजनाओं के विकास के लिए भारत सब्सिडी मुहैया कराता है। ये परियोजनाएं भूटान की सफलता में मददगार साबित हुई है। इसके विपरीत भारत नेपाल जल समझौता अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके हैं। इसका कारण नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता और भारत का नेपाल की चिंताओं के प्रति संवेदनशील नहीं होना रहा है। कई संयुक्त परियोजनाएं या तो अधूरी है या विफल हो गई है। इससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग की भावना समय के साथ कमजोर हुई है। उधर बांग्लादेश ने फरक्का में गंगा नदी के प्रवाह को बढ़ाने के लिए नेपाल में एक जल परियोजना शुरू करने की मांग की है। यह था 120 शब्द प्रति मिनट की गति से अभ्यास। आपने किया सिर्फ स्टेनोग्राफी के माध्यम से। 100 शब्द प्रति मिनट की गति से यह अभ्यास पहले दे दिया गया है, आप कर सकते हैं। करते रहिए कोशिश कुछ कर गुजरने की। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट डिक्टेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।